बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने कहा कि 70 घंटे काम करना चाहिए, सातों दिन काम करना चाहिए। जेनजी बोलते हैं कि हमारे लिए वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैलरी से। टफेस्ट लेबर टू हैव इज द Gen Z. इट्स अ नाइटमेयर। दे आर स्ट्रेट, दे आर क्लियर एंड दे आर बोल्ड। 23 साल की एक लड़की जो कि EY में काम करती थी, उसने सुसाइड किया बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। बच्चे को लगता है ना कि क्लास में मैंने टॉप किया, मैंने कॉलेज में टॉप किया, तब भी तो मैं हार्ड वर्क कर ही रही थी ना। ये तो एंडलेस हार्ड वर्क हो गया, जहाँ पर मुझे मतलब मेरा मैनेजर बोल रहा है कुछ नहीं होता, ऑड आवर्स में काम करना भी अच्छी बात होती है। तो वो वर्क लाइफ बाउंड्रीज कैसे सेट की जाए? उसमें आप क्या कर सकते हो? क्या स्किल सेट होना चाहिए एम्प्लॉयर के पास अगर उनको Gen Z से काम लेना है? देखो, एक तो ना आपको बहुत ओपन माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। एक 32 साल की बैंगलोर की प्रोफेशनल है जिन्होंने क्विट किया मदरहुड को मैनेज करने के लिए, और ये सिर्फ एक डेटा है। ऐसे मतलब हर दिन हजारों महिलाएं अपना काम छोड़ती हैं। पता है क्या होता है अभिषेक, एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और एक करियर क्लॉक होती है, तो वो दोनों ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट करती है। ये जो थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर LGBTQI+ कम्युनिटी से कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उनके लिए एक्सेप्टेंस कब आएगी? सी दिस ग्रुप इज एक्स्ट्रा सेंसिटिव। आपको उनके साथ डील करने के तरीके सीखने पड़ेंगे। तो रिटेंशन क्यों नहीं है? रिटेंशन इसलिए नहीं है अभिषेक, एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं अब्रप्टली। दिस शो इज ब्रॉट यू बाय लिफिंथिया मोरिंगा, आयुर्वेद का चमत्कारी सुपरफूड मोरिंगा जो अब साइंस भी मान चुका है। गाजियाबाद के एक बैंकर सुसाइड करते हैं, पुणे के एक बैंकर बैंक के अंदर सुसाइड करते हैं, बैंगलोर का एक टेकी अपनी जान देता है, और EY की एक टेकी अपनी जान देती है और साथ में एक नोट भी छोड़ती है। कारण स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। ऐसे में सवाल उठता है उन फाउंडर्स से जो बोलते हैं कि 70 घंटे काम करना चाहिए, सातों दिन काम करना चाहिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस की जो चिड़िया है, क्या वो किताबों में लिखने के लिए? आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक PhD इन वर्क लाइफ बैलेंस, डॉक्टर मानवी शर्मा। वेलकम टू द भोपू वाला शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मानवी, व्हाई डिड यू चूज वर्क लाइफ बैलेंस एज अ PhD सब्जेक्ट? इतने सब सब्जेक्ट हैं तो आपने सिर्फ इसी को क्यों चुना? अभिषेक, क्या था, मुझे लगता था ये सिर्फ एक मिथ है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो आई वॉज रियली क्यूरियस, सो आई थॉट मे बी आई कैन गो फॉर दिस टॉपिक। सो आई हैव चोजन दिस टॉपिक एंड देन आई गो हेड विद। क्या लगता है आपको, एक्चुअली इज इट अ मिथ? It's not a myth, to be very honest, because I've gone through a lot of studies. Okay, so I think mental well-being is important for you, but you have to see. I mean, where are you working? Okay, you have to prioritize things. Okay, so you can maintain well-being. ऐसा नहीं है कि आप मतलब अगर आप प्रोडक्टिव हो या आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका मेंटल वेलबींग चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज। ओके, आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अगर आज फैमिली को ज़रूरत है तो मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, अगर आज मेरे प्रमोटर को ज़रूरत है तो मेरे लिए वर्क इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज। So, are you trying to say that there is no set pattern or formula for work-life balance? ऑफ कोर्स, आई मीन अभिषेक, मुझे लगता है लाइफ में ना जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, हो सकता है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो। सो इट्स ऑन इंडिविजुअल। मतलब मेरी प्रायोरिटीज़ लाइफ की डेफिनेटली डिफरेंट होंगी और आपकी डिफरेंट होंगी, या किसी थर्ड पर्सन की डिफरेंट होगी। सो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग थिंग। इट्स ऑल अबाउट, सी, you need to be, self motivated. Nobody will come to your house and tell, see, now you need to get up, okay, you need to go to your workplace, you need to be productive. But at the same point of time, आपको अपनी ना फैमिली को भी टाइम देना है। कोई आपको नहीं बताएगा, क्यों बताएगा कोई आपको? सो वो आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है। वो आपकी चॉइस है, किसी और की चॉइस तो नहीं है। सो आप कैसे कर सकते हो उसको, वो आपको सोचना है। एक बहुत बड़े फाउंडर साहब हैं, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने कहा कि 70 घंटे काम करना चाहिए, सातों दिन काम करना चाहिए। क्या आप इत्तेफाक रखती हैं उस बात से एज अ PhD इन वर्क लाइफ बैलेंस, या वर्क लाइफ बैलेंस नहीं एग्जिस्ट करता उन लोगों के लिए, उस जनरेशन के लोगों के लिए? ठीक है, उन्होंने बोला, ऐसा उनका थॉट प्रोसेस था। बट आई थिंक अभिषेक, वाइल गिविंग सच स्टेटमेंट्स और ऐसा कुछ बोलने के लिए उनको ये भी सोचना चाहिए कि देखिए आज की जनरेशन क्या है, जेन जी, मिलेनियल्स, और मे बी बाय नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स हमारी 80% वर्क फोर्स विल कंसिस्ट ऑफ मिलेनियल्स एंड जेन जी, ठीक है। वही दो जनरेशन होंगी जो आपके लिए काम करेंगी।
तो आप उनका माइंडसेट सोचिए जहाँ पर जेंजी बोलते हैं कि हमारे लिए वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सैलरी से। मतलब वर्क लाइफ बिल्कुल बैलेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ बिल्कुल सैलरी दैट दे ड्रॉ। बिल्कुल। और मिलेनियल्स का क्या कहना है? मिलेनियल्स आर सेटल्ड, आई मीन यस दे वांट टू अर्न गुड, ठीक है, बट दे आर गुड एट मेंटेनिंग बैलेंस। जेंजी दे आर क्लियर, सी आई डोंट वांट दिस थिंग, ठीक है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, तो मुझे काम नहीं करना। ये भी बहुत जगह सुनने मिलता है कि जेंजीज जो हैं वो दे आर द, कोई रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिन्होंने कहा कि द टफेस्ट लेबर टू हैव इज द जेंजी, इट्स अ नाइटमेयर फॉर स्टार्टअप्स। इज इट ट्रू? नाइटमेयर तो मैं डेफिनेटली नहीं कहूँगी, बिकॉज मैं मुझे लगता है कि हर यू बीन जनरेशन वर्किंग विद में जेंजीज? I've been working. In fact, I've attended workshops, certain workshops where, because I was failing, initially I've had 2, 3 Gen Zs working with me, and their thought process was completely different. जैसे क्या सोचते हैं वो? जैसे, see, I want them to work in a certain way, okay, but then they don't want to work. कहते हैं ना कि ये मैं तो ये सोच रहा था, ये ऐसे बेटर हो सकता है. They are full of ideas. They're full of ideas, and I mean, They I don't would want not to say they're follow a rigid. set They are, pattern. yes, They yes, don't want to get into that definitely. A to Z वाला zone. वो कहते हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं, बिल्कुल. सो दे which आर is not रिस्क bad. टेकर्स. They are risk दे आर रिस्क takers. टेकर. हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब अभिषेक, अगर मैं मतलब अपनी जनरेशन की बात करूं, तो हमको ये था कि ठीक है, हमें बता दो हमको क्या करना है, ठीक है, एक सेट गाइडलाइन दे दो, ठीक है, हम कर देंगे. और हमको लगता था कि यार ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगी या लगाऊंगा तो मैनेजर को बुरा लगेगा. तो हम लोग बहुत सोचते थे, हमको लगता था कि एम्प्लॉयमेंट गैप ना आ जाए फालतू में, या क्या, मतलब ठीक है, वी यूज टू गिव अप. लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि यार मतलब बहुत रूड है, बहुत एरोगेंट है, ये तो अपने ही आइडियाज़ लेके आ जाती है हर मीटिंग में. बट जेंजी के साथ ऐसा नहीं है. दे आर स्ट्रेट, दे आर क्लियर, एंड दे आर बोल्ड. 23 साल की एक लड़की जो कि ईवाई में काम करती थी, उसने सुसाइड किया बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर. एक लेटर छोड़ा, उस लेटर के बाद उनकी माताजी ने ईवाई को भी लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ईवाई को रिस्पॉन्सिबल ठहराया उनके सुसाइड के लिए. मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक इतनी बड़ी कंपनी बिग 4 ईवाई कैसे अपने एम्प्लॉय की मेंटल वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कितना रिस्पॉन्सिबल उनको होना चाहिए. देखो, मुझे लगता है सिर्फ मैनेजर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, ठीक है, और सिर्फ कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती. आई थिंक इसमें मैनेजर, कंपनी, पेरेंट्स, एवरीथिंग आई थिंक विल मैटर. और वो कैसे मैटर होता है, देखो, मैंने ना उसको आर्टिकल को पूरा पढ़ा, ठीक है, जिसमें कि मेंशन था, उसको तो सिर्फ 4 महीने हुए थे वहाँ पर, ठीक है. दूसरा ये था कि देखो वो ना केरला से शिफ्ट हुई थी, ठीक है, वो क्लास टॉपर थी, वो स्कूल टॉपर थी, फिर वो कॉलेज टॉपर थी, ठीक है, फिर उसके बाद उसको चांस मिला बिग 4 में, ठीक है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी में वो आ गई, उसको इतना अच्छा एक ब्रेक मिला, ठीक है. तो वहाँ पर भी उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि यार मैं तो टॉपर हूँ, ठीक है, और मैं जो भी कर रही हूँ ना परफेक्ट होना चाहिए. तो वो एक जो थॉट प्रोसेस बन जाता है ना अभिषेक, बच्चे को लगता है ना कि यार ये मुझे, मैं क्लास में मैंने टॉप किया, मैंने कॉलेज में टॉप किया, तब भी तो मैं हार्ड वर्क कर ही रही थी ना. ये तो एंडलेस हार्ड वर्क हो गया, जहाँ पर मुझे मतलब मेरा मैनेजर बोल रहा है, सी वी हैव टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग, ठीक है, कुछ नहीं होता, ऑड आवर्स में काम करना भी अच्छी बात होती है, ठीक है, एक्सटेंडेड आवर्स में कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है. क्योंकि जो उसकी हिस्ट्री रही थी, जो पर्टिकुलर जो मैनेजर थे, ऐसे उसमें मेंशन था कि 30% वर्कफोर्स उसकी जा चुकी थी, ठीक है. तो एक तो उसके ऊपर ये प्रेशर था कि मैनेजर ने मेरे को बोला है कि हमको ना सबको गलत प्रूव करना है, ठीक है. अब आप सोच के देखो कि जो फ्रेशर है, ठीक है, पहले तो उसको स्पेसिफिक गाइडलाइंस मिलती हैं, ठीक है, कि आपको ना, आप हमें मत समझाओ, ठीक है, आपको ऐसे ही काम करना और ये ऐसे ही होगा, ठीक है, बहुत स्पेसिफाई कर दिया जाता है. अब जेंजी माइंडसेट तो आपको पता ही है, ठीक है, वो ना मल्टी डायमेंशनल सोच होती है उनकी बड़ी, कि ये ऐसे नहीं, ये ना ऐसे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है. फिर वो ना बड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं अपने आप को. अब पेरेंट्स से वो बात कर नहीं पा रही है, उनसे मिल नहीं पा रही है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. ऑफ कोर्स. मतलब वो केरला से रीलोकेट हुई ना, तो उसके पास तो उसको तो टाइम ही नहीं मिला ना. तो ये भी ना आई थिंक एम्प्लॉयर्स को अकाउंट में लेना चाहिए कि फ्रेशर्स है, ठीक है, पहले तो उसके लिए थोड़ा सा कल्चरल चेंज होगा,
जगह बदलती है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है ना। तो आई थिंक जिस तरह से एम्प्लॉयर्स को लेना चाहिए उस तरह से मैनेजर को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि बिल्कुल कितना प्रेशर सोचना एक चाहिए। तो एक नए एम्प्लॉयर बच्चे पे अगर आप डाल रहे सी हो। इट्स ऑलवेज टॉप डाउन। अगर मैं कहती हूँ अगर प्रोमोटर्स किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और अपने टॉप लाइन मैनेजर्स को समझाते हैं कि बॉस सी वर्क फोर्स ना अब ऐसी होने वाली है, ठीक है, तो आपको ना एक्सेप्टेंस लानी बहुत ज़रूरी होगी। अब आपको ना आपके काम कराने के तरीके थोड़े बदलने पड़ेंगे। ये तो एवर चेंजिंग है। मतलब एक ही तरीके से तो अगर आप सोचते हो कि आप सारी जितनी भी जनरेशन उनको टैकल कर लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सवाल उठता है वर्क लाइफ बाउंड्रीज का, कि अगर मैनेजर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ऑड आवर्स में भी काम करो या आप सर्टन अमाउंट ऑफ इनिशिएटिव से ज़्यादा इनिशिएटिव लो या 4 बंदों का काम करो प्रोएक्टिव या रहो। प्रोएक्टिव रहो। प्रोएक्टिव तो फेवरेट वर्ड है कॉर्पोरेट्स का। तो वो वर्क लाइफ बाउंड्रीज कैसे सेट की जाए एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से और एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से भी। सो उसमें आप क्या कर सकते हो, देखो आपको ना अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, ठीक है, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। देखो आपकी प्रायोरिटीज़ ऐसी रहनी चाहिए कि आपको एक तो मेंटल वेलबींग मेंटेन करना है, ठीक बट है। होती हैं बच्चों की प्रायोरिटीज होती हैं मेंटल वेलबींग, नए जो नहीं, एम्प्लॉयज हैं। अभी तो अभिषेक अगर मैं जेंजी की बात करूं तो उनकी तो प्रायोरिटीज़ बिल्कुल क्लियर हैं। दे आर क्लियर। उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए, ठीक है, उनको अपनी फैमिली के लिए टाइम चाहिए, अपने खुद के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। अगर अगर आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, या तो वो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो किसी एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं तो वो बोलते हैं कि देखो आपने ना इतने आवर्स का आपका है, ठीक है, हम इतने आवर्स आएंगे, आप हमें ओवर टाइम तो नहीं दे रहे, तो उसके बाद तो हम क्यों काम करेंगे। और अगर हम काम कर रहे हैं डज तो दिस रियली वर्क? बिकॉज अभी का जो कल्चर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मारामारी इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आपने बताया कि 30% स्टाफ छोड़ के जा चुके हैं, अब सारा काम हम ही को करना है, हमें सबको गलत साबित। तो ये एनर्जी है अभी इंडस्ट्री में। तो इसके बावजूद भी क्या जेनजीज को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और वो सस्टेन कर रहे हैं या दिक्कत हो रही है? देखो मैं यही बोलूँगी कि एम्प्लॉयज़ तो मिल रहे हैं लेकिन ना कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है। अट्रिशन रेट इज़ गोइंग हायर इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जहाँ रिटेंशन होना चाहिए वहाँ अट्रिशन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मतलब पीपल सी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम जेनजी हायर नहीं कर पा रहे, हम बहुत अच्छे से हायर कर पा रहे हैं, बट मुझे लगता है हम उनको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, राइट। बिकॉज सी वी आर नॉट चेंजिंग आवर वेज, ठीक है। सो वी हैव जनरेशनल गैप्स, ठीक है। प्रमोटर हैं, ठीक है, प्रमोटर्स कहते हैं कि हमको ना इतना बिजनेस चाहिए, ठीक है, हमको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक जनरेशन आती है जहाँ पे दे आर अर्निंग टन्स ऑफ मनी, सो दे विल ऑलवेज से कि क्या फ़र्क पड़ता है, वीकेंड्स पे भी काम कर लो, ठीक है, हमें तो प्रॉफिटेबल करना ही पड़ेगा ना, मतलब ये हमारा टारगेट है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं मतलब बेबी बूमर्स, ठीक है। फिर एक जनरेशन आती है जहाँ पे उनके लिए सब कुछ ठीक है, वो कर लेंगे। फिर हमारे जैसी सैंडविच जनरेशन आती है जो बोलती है कि कर तो लेंगे बट क्या कर पाएंगे। मतलब देखो हमें तो फिर जेनजी से ही काम लेना है ना। मतलब आई थिंक थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, इट्स डिफ़िकल्ट। क्या स्किल सेट होना चाहिए एम्प्लॉयर के पास अगर उनको जेनजी से काम लेना है? तो देखो क्या 5 चीज़ें होनी चाहिए कि आपको ये आता है तो आप जेनजी के साथ काम कर सकते हैं? यू डन अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए एज एन एम्प्लॉयर? मैं एज अ फाउंडर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी टीम के जेनजी जो कैमरा के पीछे इस वक्त मुझे देख रहे हैं। आई मीन यू कैन ट्राई। सी अभिषेक, क्या होता है ना, इट्स एवर चेंजिंग। मतलब अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरा मैनेजर ना बिल्कुल चेंज हो जाए और मेरी तरह सोचने लगे, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ एज अ फाउंडर अपनी जेनजी टीम के लिए? एज ए फाउंडर आप ये कर सकते हो कि देखो एक तो ना आपको बहुत ओपन माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा, चेक। बिकॉज बीइंग प्रमोटर यू आर डीलिंग विद सेवरल जनरेशंस, ओके। बिकॉज सी वेयर एवर यू गो डाइवर्सिटी विल हैपन, आई मीन ऑटोमेटिकली। मतलब यार देखो हर जनरेशन के लोग डेफिनेटली आके काम करेंगे, ठीक है, और आई थिंक हर जेंडर के लोग आके काम करेंगे, ठीक है, सबका माइंडसेट डिफरेंट होगा, बट आपको ना एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा लेते हैं उसके बाद। बिल्कुल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। यू हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज़, ओके, एंड यू हैव टू आई मीन गिव इंसेंटिव्स, ओके, एंड देन यू हैव टू मेक वर्क एज ए फन एक्टिविटी समटाइम्स। मतलब यार देखो इतना सीरियस होके भी आप ना एटलीस्ट मतलब सब जनरेशन से तो काम नहीं करवा सकते,
और वो फन सिर्फ बोलने का फन नहीं होना चाहिए, मतलब सी एक तो होता है कि आप फन करा रहे हो बट आप जजमेंटल भी हो रहे हो। जैसे जैसे आई थिंक कि देखो, फन मतलब फन, मतलब आज मैं 2 ठुमके मारना चाहती हूँ तो मेरे को यार जज मत करो फिर, ठीक है। और अगर मैं नहीं मारना चाहती तो भी जज मत करो कि अरे यार तुम तो यार बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, ठीक है, तुम तो मतलब बिल्कुल भी हैप्पीनेस डिस्प्ले नहीं कर रहे हो, तो तुम हैप्पी नहीं हो, वो भी नहीं होना चाहिए, मतलब फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, इट शुडंट बी फोर्सफुली डन। मतलब वो ब्यूटीफुल एक कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए जहाँ पे सारे लोग बहुत एक्सेप्टेबल तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो फन एक्टिविटी है तब भी। और अगर कुछ सीरियस एक्टिविटी भी चल रही है तो आई थिंक एवरी वन शुड गेट चांस टू बी वोकल इनफ, एंड ठीक इफ है। दे आर नॉट वोकल देन दे शुड हाँ, तो बी फिर ऐसा होना चाहिए ना अभिषेक, देखो अगर कोई वोकल है, ठीक है, वो वोकल है, वो उसका पर्सपेक्टिव है, तो फिर आप उसको ये मत बोलो कि यार ये तो ना थोड़ा सा रूड है, ज़्यादा बोलता है, रूड है। ज़्यादा बोलता है, स्मार्ट बन रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है, ठीक है। अगर कोई चुप है, अरे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कंटेंट्स ही नहीं होंगे, पता ही नहीं होगा क्या चीज़ है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक 32 साल की बैंगलोर की प्रोफेशनल है जिन्होंने क्विट किया मदरहुड को मैनेज करने के लिए, और ये सिर्फ एक डेटा है, ऐसे मतलब हर दिन हज़ारों महिलाएं अपना काम छोड़ती हैं कि वो घर पर बच्चों का ध्यान रख सकें। सो वाई डू सो मेनी वुमेन ड्रॉप आउट? अब ये इसको सुन के आपके चेहरे पर स्माइल आया, आई एम अज्यूमिंग यू हाँ, गॉट अ बिकॉज गुड आई आंसर। कैन रेजोनेट इट विद माई सेल्फ एज वेल, ठीक है। तो पता है क्या होता है अभिषेक, एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और एक करियर क्लॉक होती है, ठीक है। तो वो दोनों ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट करती है अपने आप में। कैसे होता है कि जब हमारी शादी होती है, ठीक है, तो हम एस्पायर करते हैं कि यार अब ना हम मिडिल लेवल पे पहुंचेंगे, अब ना हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे प्रोफेशनली। प्रोफेशनली, ठीक है। बट पर्सनल फ्रंट पे अगर मैं बात करूँ तो चल रहा होता है कि यार अब ना एज हो रही है, बच्चा पैदा कर लो, तो ये भी एक अचीवमेंट करनी होती है, ठीक है। बट एम्प्लॉयमेंट गैप भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका 2 महीने का भी गैप है, 3 महीने का भी गैप है, वैसे आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लग रहा है, बट तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन होता है, अच्छा छोड़ो सब कुछ, आपने 3 महीने का ब्रेक क्यों लिया, है ना। तो वो भी कहीं ना बैक ऑफ माइंड में चल रहा होता है। तो जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है वो तो रन करेगी ना, उसको तो आप नहीं रोक सकते, ठीक है। तो जब बच्चा होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, आप मिडिल लेवल पे पहुंचने वाले होते हो तो ना आपको एक सेटबैक लगता है, जहाँ पर देयर आर ओशियन ऑफ हॉर्मोन्स, मतलब मूड स्विंग्स, ठीक है, फिर भी यू हैव टू स्माइल, ठीक है। आप पूरी रात बच्चे के साथ बैठे हो, सुबह उठ के ऑफिस जाना है, ठीक है, एंड कोई आपको ऐसे सुनेगा नहीं, ठीक है, मतलब खास नहीं सुना, एक दिन सुन लेगा, 2 दिन सुन लेगा, बट थर्ड डे तो डेफिनेटली बोलेगा कि बस ये आपके KRAs हैं, ठीक है, दिस इज़ वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू, ये तो हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर एक टाइम आता है, ठीक है, जहाँ पर आपको ये लगता है कि यार अब ना टाइम आ गया है, ठीक है, और अब ना मेरे को ना लीडरशिप पोजीशन पे पहुँचना है, ठीक है। फिर आपके बच्चे टीनेजर होते हैं, ठीक है, उनको आपके अटेंशन चाहिए होते हैं, फिर आपको लगता है कि यार ऐसा ना हो कि ये अल्कोहल पी ले, ये ड्रग्स लेने लग जाए, या ये बहुत ही बैड कंपनी में चला जाए, ठीक है। तो फिर ना यू आर So डाइंग as a विद गिल्ट। parent, as a mother, you are perpetually the only parent worried about the child's growth. Because if you talk about me as a parent, I am worried about all this, but I am not really, and I might be pulled up for this, but I'm not. That's not the major part of my day. If अगर मैं इसको ठीक से बोल पा रहा हूँ तो मैं पूरा दिन नहीं सोचता हूँ इसके बारे में. I completely think about what I'm doing, where I am, and how I have to perform to make my living and the living for my family. आई डोंट थिंक इट, बिकॉज लड़कों को शायद पता भी होता है कि अगर दोस्त भी बन जाएंगे इसके तो ज़्यादा क्या ही कर लेगा, हमने भी तो ठीक ही कर लिया, लेकिन मदर्स को ज़्यादा फिक्र होती है. डेफिनेटली होती है, और मैं इसको बोलूँगी कि एक सोशल कंडीशनिंग भी होती है। सोशल कंडीशनिंग. क्या होता है कि जब आप वर्क प्लेस पे जाते हो, ठीक है, तो ना मतलब रास्ते में 2-3 आंटी मिल जाती हैं जो क्वेश्चन करती है कि बच्चा तो बीमार था ना, तो तुमने देखा ही नहीं उसको, तुम तो ऑफिस जा रहे हो, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा मैटर करता है क्या। बट अब उन आंटी को मैं कैसे समझाऊं कि ऐसा नहीं है कि मैं उसको केयर नहीं कर रही हूँ या प्यार नहीं कर रही हूँ, या किसी मतलब हाउसवाइफ से कम उसको मैं प्यार कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ठीक है, मेरी प्रायोरिटीज़ है, मुझे पता है कि मेरे बच्चे को मेरी कब ज़रूरत है, ठीक है, तो फिर देन आई विल फॉरगेट अबाउट माई वर्क एंड देन आई विल बी विद हिम। तो ना, और क्या होता है कि जब आप लीडरशिप पोजीशन के लिए एम करते हो तो देन योर पेरेंट्स आर एजिंग,
फिर आपके पेरेंट्स एज कर रहे हैं, फिर आपकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी वो भी हो जाते हैं। हाउ डू दे हैव टू लुक फॉर वर्क लाइफ बैलेंस ऐसी सिचुएशन में? ये तो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं और बिल्कुल सही है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसे में कैसे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें औरतें? देखो, यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैं आज भी सारी फीमेल से यही बोलना चाहती हूँ, जस्ट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। देखो क्या होता है, यू कैन ब्रेक विद योर हस्बैंड, ठीक है, मे बी आपके बच्चे भी सेटल डाउन हो जाएंगे कहीं, ठीक है, आपके पेरेंट्स विल ऑल्सो गो अवे, ठीक है, तो आपके पास ना आप बचोगे और आपका काम बचेगा, ठीक है, जो आपको सरवाइव कराएगा लास्ट तक, एंड तक। मेरे को मतलब दैट्स व्हाट आई बिलीव। मतलब मैं ये नहीं बोलती कि आप अगर, देखो सबके अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग हाउसवाइफ ऑल्सो आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। आप ना अपना सपोर्ट सिस्टम ऐसा बना लो कि आप घर पर भी हो बट यू आर अर्निंग इनफ, डोंट हैव टू आस्क एनीवन। व्हाट इज इनफ इन टुडेज एज? सी एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स। आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। आज अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रीक्स करानी है, लेट्स सपोज मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ पहनना है, तो मुझे आई डोंट हैव टू आस्क एनीबडी। अब आप वो जो प्रोफेशनल थे जिन्होंने अभी सुसाइड किया है, आप सोचो ना कि उसके ऊपर क्या बीती होगी कि वो बैंक प्रीमाइसिस के अंदर, ठीक है, ही उसने सुसाइड किया। ऑल्दो आई थिंक मस्ट बी अ गुड सोल, जिसमें उसने मेंशन किया कि यार मेरी ना आइज़ डोनेट कर देना, ठीक है, और मैं किसी को भी गिल्टी नहीं यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ, एंड इट्स ओके। ये हाँ, मेरा वर्क प्रेशर था जिसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट हिज वाइफ? ही वॉज सर्वाइविंग विद हिज वाइफ, डॉटर, स्मॉल डॉटर, ठीक है। नाउ व्हाट? अब तो वो क्राइसिस इतना बड़ा हो गया ना उसके लिए, मतलब पूरे टाइम तो जो भी उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा, तो उसके साथ वो सर्वाइव नहीं कर सकती ना। कल तक वो उसी ऑफिस में जा रहे थे, पुणे से, जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, हम्म, अगले दिन वो उसी ऑफिस में सुसाइड कर लेते हैं। हम्म, हम्म। शायद उन्होंने किसी से कहा नहीं कहा कि वो टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं वर्क प्लेस पे या वर्क स्ट्रेस है उनको। कैसे आइडेंटिफाई करें हम एक टॉक्सिक वर्क प्लेस? आइडेंटिफाई देखो आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, यू हैव टू सेट सर्टेन बाउंड्रीज, ठीक है, आपको उतना स्मार्ट होना पड़ेगा जहाँ पर आपको ना एक रेड फ्लैग्स दिखते हैं, ठीक है, कैसे दिखते हैं? आप अचीव कर रहे हो, यू आर अचीविंग समथिंग, ठीक है, आपको डेलिबरेटली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में डाल दिया जाता है, ठीक है, जो सबको पता है कि कंपनी इज टॉकिंग इन एयर, ये तो अचीवेबल है ही नहीं, ठीक है। लेटर क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, फिर उसी को पकड़ कर, ठीक है, उसी चीज़ को ड्रैग कर कर, ठीक है, आपको शो किया जाता है कि यार अभी ना आप सीख रहे हो, ठीक है, और अभी आपको बहुत ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, लेकिन आपको समवेयर इन योर माइंड कि यार तुमने ये अच्छा किया था। तो ये ना कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता, फिर उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि यार एवरीबडी इज़ प्रोग्रेसिंग, मतलब आप क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहे? आप तो सब कुछ अचीव कर रहे हो, आप तो स्ट्रेच असाइनमेंट्स पे भी काम कर रहे हो। तो साथ में क्या होता है कि मैनेजर आपको सब कुछ बता रहा है, ठीक है, आपसे अच्छा बिहेव भी कर रहा है, ठीक है, बट जब एक्चुअल में आपको सपोर्ट करने की बात आती है तो वो आपको नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ, ठीक है, जो इन सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं बट वो बाउंड्री सेट नहीं कर पाते, वो क्योंकि ना अगर आप वो बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो आपका मेंटल वेलबींग तो वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि आपके लिए वो इतना शॉकर होगा ना जब आपको व्हेन यू रियलाइज़ कि एक्चुअल में आप ट्रैप हो गए हो, तो वो फिर आप उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो एक टाइम पर ना आपको ना ऐसे हिट करना चाहिए कि भाई नाउ आई हैव टू सेट बाउंड्रीज, ठीक है, वहाँ पे ना आपको पॉज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है, अब मेरे को इसको कैसे ठीक करना है। एंड ठीक है, मैनेजर्स अच्छे भी होते हैं, मैनेजर्स मतलब ऐसे तो आई थिंक सबके साथ ही हुआ होगा कि अच्छे भी मिले होंगे, बुरे भी मिले होंगे, कुछ ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा करियर प्रोग्रेशन दिया होगा, ठीक है, और जो नहीं मिले होंगे ना, आई थिंक एक्चुअल में आप जो अभिषेक आगे बढ़ते हो ना, वो आप उन क्रिटिक्स की वजह से ही बढ़ते हो। जब आपको कोई चैलेंज करता है ना, तो उस चीज़ को अचीव करने का एक मज़ा ना अलग होता है। What are the red flags for a toxic work culture? I would pick up 4, okay. First is micromanagement,
ठीक है। दूसरा रहता है कि KRAs फिक्स नहीं है, ठीक है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, दे आर पुटिंग अप देयर एफर्ट्स, सब कुछ बहुत तुम्हारी मेहनत जिम्मेदारी कर है, रहे हैं, सब कुछ तुम्हारी जिम्मेवारी है। जो अच्छा हो जाता है वो तुम्हारा KRA नहीं है, वो मैंने किया, बिल्कुल। और जो नहीं होता है वो तुम्हारा KRA था, क्यों नहीं ये किया, क्यों मिस हो गया? ठीक है। थर्ड नंबर में मैं रखूँगी नो फिक्स्ड आवर्स। अगर आपको कुछ काम करना है, नो मैटर व्हाट, आपको वो काम करना है। फोर्थ मैं रखती हूँ वर्बल, जहाँ पर ना आपको समझ नहीं आ रहा होता है, आपको लगता है कि हाँ कुछ तो गलत है इसमें, बट क्या गलत है, तो वो ना कहीं आपको बहुत कंफ्यूज करता है। फिर वो ग्रेजुअली आपकी प्रोडक्टिविटी कम करता है, फिर वो आपका कॉन्फिडेंस कम करता है, एंड देन यू एंड अप बिकमिंग पार्ट ऑफ टॉक्सिक एनवायरनमेंट। तो ये हो गया टॉक्सिक वर्क कल्चर के क्या रेड फ्लैग्स होते हैं। हमने बाउंड्रीज की बात की थी कि बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। बाउंड्रीज के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं एक ऐसे वर्क कल्चर में सर्वाइव करने के लिए? आप थोड़े ब्रेक्स ले सकते हैं, ठीक है। एक एक ना सबका ही एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें जो लाइक वाइज सोचता है, मतलब लाइक ना, माइंडेड लोग होते हैं। राइट, लाइक माइंडेड लोग होते हैं जो आपको समझाते हैं कि हाँ, मतलब आपको लगता है कि आप ही दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी नहीं हो, ठीक है। हम ये हम कुछ इसको मजदूर यूनियन बोलते थे। हाँ, बोल सकते हैं। तो आपको ना फिर मतलब जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं उनके साथ आप बैठो तो आपको ना ऑटोमेटिकली फील होता है कि यार हम ही नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, ठीक है। तो आपको ना एक एनर्जी मिलती है जहाँ पे वो बोलते हैं तो क्या हो गया, मतलब यार तो क्या हो गया, मतलब हम तो कर ही सकते हैं, हम तो कर ही रहे हैं। अगर दूसरा बंदा उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा तो हमारी गलती थोड़ी है। एक तो ये बना लो पीयर ना, एक ग्रुप एक पीयर होना ग्रुप चाहिए। एक छोटा सा बना लो। आई थिंक 2-3 लोग अपने जैसे आप ढूंढ ढूंढ लो, लोगे या वो आपको ढूंढ लेंगे। या आपको वो ढूंढते आ जाएंगे, हम्म। ठीक है। तो ना बहुत मतलब अच्छा लगता है, मतलब कभी कभी लगता है मॉर्निंग में उठ के कि आज क्या ऑफिस जाना चाहिए। अच्छा लग रहा है कि एचआर भी ये हमको समझा रहा है कि यू शुड हैव फ्रेंड्स सो एट वर्क। HR इज ऑल्सो ह्यूमन बींग एट एंड ऑफ द डे। मुझे पता है, मतलब हमें तो ठीक है, थैंकलेस जॉब है, ठीक है, मतलब हमें सबको समझाना पड़ता है कि यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है। टॉक्सिक वर्क कल्चर वाली चीज़ कुछ होती नहीं है, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मतलब बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होके बात करूँ, ठीक है, और आप मतलब मैं कुछ एम्प्लॉयज़ को भी बोल देती हूँ, मतलब आई एम वेरी इंटरेक्टिव, ठीक है। मतलब मेरे को ना ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप सीट पे बैठे रहो, ठीक है, और आप बिल्कुल ही फॉर्मल होके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करो। तो क्या होता है ना, फिर वो भी आपके साथ बड़े फॉर्मल हो जाते हैं। आप उनके साथ थोड़ा बहुत भी इनफॉर्मल कनेक्ट्स रखोगे, दे विल कम टू यू, दे विल गेट दैट कंफर्ट जोन। वो आपके पास आके एक्चुअल में बात करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। मतलब उनकी तरफ से भी ना वो एक म्यूचुअल फीलिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन इज द की। राइट। आप अगर वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गए उनको बोलोगे कि भाई देखो ये आपके KRA हैं, ठीक है, और ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, तो वो आपको ना कभी भी सी टाइम इज़ चेंजिंग, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि सब जनरेशन के लोग एक जैसे होंगे, वो नहीं होंगे, ठीक क्या है। थेरेपी भी एक एक जरिया बिल्कुल है? है। थेरेपी आप डेफिनेटली आप मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है। और अभी कुछ कंपनीज हैं जो बहुत प्रमोट कर रही हैं मेंटल वेलबींग को, एंड दे आर हायरिंग लाइफ कोच, ओके, थेरेपिस्ट, लाइफ, लाइफ कोच, बिल्कुल, लाइफ कोच हायर काउंसलर्स। कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं कि हम आपको लाइफ कोच देते हैं, ठीक है। वो आपको राइट डायरेक्शन देंगे, ठीक है। और रिजुविनेशन होगी थोड़ी, तो हो सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो जाए। थेरेपी के बारे में और जानिए, भोपू वाला का एक पॉडकास्ट है ईमोइड वेलनेस सेंटर के साथ जिसका नाम है सनी साइड अप। डॉक्टर शिल्पा गुप्ता जो कि एक मास्टर EFT ट्रेनर है, उस पॉडकास्ट पर आपको थेरेपी के बारे में और चीज़ें बताती हैं। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं आज की कॉन्वर्जेशन को। मानवी, मैनेजर्स को क्या करना चाहिए टॉक्सिक वर्क कल्चर ना हो उनके ऑर्गेनाइजेशन में? क्या करना चाहिए मैनेजर को? मेरे पास इसके इसके बारे में एक कहानी भी है, मैं वो बाद में सुनाऊंगा, पहले आपका जवाब ले लेता हूँ। तो मैनेजर्स की अगर बात करें, सो दे विल रीच आउट टू देयर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। उनको पूछना चाहिए हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। रिसेप्टिव होना चाहिए कि अगर आज मुझे फीडबैक मिले, ठीक है, तो मैं, मैनेजर को फीडबैक मिले। बिल्कुल, मैनेजर को फीडबैक मिले। मतलब इट शुडेंट बी वन वे कम्युनिकेशन जहाँ पे मैनेजर बता रहा है सबऑर्डिनेट्स को कि देखो आज ना आपने ये काम ठीक से नहीं किया, ठीक है, इसमें ये अच्छा नहीं था, उसमें वो अच्छा नहीं था। वन फाइन डे ही शुड बी रिसेप्टिव, ही शुड से, ही शुड आस्क हिज टीम कि यार मेरे बारे में भी फीडबैक दो। और अगर कोई रियलिस्ट, मतलब अगर कोई वोकल है, क्योंकि पता क्या है, इसमें भी ना लोग बड़ा सोच समझ के देंगे कि यार आज तो मैंने बोल दिया,
बट ये ईयर एंड पे ना कहीं मेरे ऊपर निकल ना जाए, ठीक है। तो वो उसको भी ना ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा कि यार देखो मैंने ही तो फीडबैक के लिए बोला फीडबैक था। लेना शुरू करे, बिल्कुल शुड आस्क देम कि वेदर ही कैन हेल्प देम और नॉट, और हेल्प भी करे, सिर्फ हेल्प पूछे भी नहीं। करे, डेफिनेटली कर हेल्प भी सकते हो तो करे। करो। मेरे पास ना कहानी है एक। मैं एक्चुअली जब एक रेडियो स्टेशन के लिए काम करता था बहुत साल पहले, तो 4-5 साल हो गए, तो मुझे लगता था कि ये जो सब हो रहा है ना, ये मेरी वजह से हो रहा है। हम अपने आप को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं जब, स्पेशली व्हेन यू आर अप्रिशिएटेड बाय द मैनेजमेंट एंड पीपल टेल यू दैट यू आर गुड एट योर जॉब। तो आपको क्या लगने लगता है कि अरे अगर मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, मैं ही मिसाइल बना रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ नासा की वो मिसाइल जो कल को काम आने वाली। ऐसा नहीं होता। जब आप सिस्टम में नहीं भी होते हो तो भी काम चलता है, और आपसे पहले भी चल रहा था। बिल्कुल चलता है, आगे भी चलेगा। तो मेरा सुझाव सभी मैनेजर्स को ये है कि आप प्लीज़ डोंट टेक योर सेल्फ एज सीरियसली एज एन एम्प्लॉय और एज अ मैनेजर। हम समझते हैं कि मैनेजर बुरा इंसान नहीं होता। मैनेजर सिर्फ एक आदमी होता है जो कुछ लोगों से काम कराकर कुछ लोगों को वो काम देना चाह रहा होता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को इतना सीरियसली लेना बंद कर दीजिए। आप अपने काम से प्यार करते हैं, बहुत खूबसूरत बात है, उससे लगातार प्यार करिए, उसको जल्दी से जल्दी और जितनी अपनी काबिलियत से आप ख़त्म कर सकते हो उतनी काबिलियत से ख़त्म करिए। लेकिन सिर्फ काम ही मत करिए, और चीज़ें जो लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो भी करिए। बच्चों के साथ समय बिताइए, घर भी समय से जाइए। हालांकि ये सुनकर मुझे मार पड़ने वाली है, बट घर भी समय से जाइए, और दोस्त बनाइए, वर्क प्लेस पर भी बाहर भी पुराने दोस्तों से टच में रहिए। ज़िंदगी में काम बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। 1 out of 3 इंडियन वर्कर्स आर इमोशनली एग्जॉस्टेड। तो ऐसे में 25 साल का अगर कोई इंसान काम कर रहा है, 23 साल का, 24 साल का, 25 साल का, और ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है लाइफ से, वर्क से, व्हाट इज द मैसेज दैट यू कैन गिव देम? सो मेरा मैसेज यही होगा कि अब सी यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट फेलिंग, सो मे बी सिस्टम इज़ फ्लॉड और गोइंग अहेड रेस्ट इज़ रिजिलियंस। मतलब थोड़ा सा आप पॉज कर सकते हो, ठीक है, आप सोच सकते हो, थोड़ा रेस्ट ले सकते हो, ठीक है, उससे आपकी सहनशीलता बढ़ेगी, रिजिलियंस बढ़ेगी, एंड देन अगेन यू कैन गेट अप एंड गो टू योर वर्क प्लेस एंड बी प्रोडक्टिव। और ज़रूरी नहीं है कि कोई काम अगर आप कर रहे हैं और उसको नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप में ही कमी है। हो सकता है काम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, तो उस काम को समझने का प्रयास करें और कोशिश करें कि जब दोबारा उसको करें तो बेहतर करें। और अगर नहीं हो रहा है ना तो बताएं कि दिस इज़ समथिंग मे बी आई डोंट वांट टू डू और आई एम नॉट एबल टू डू, सो प्लीज़ हेल्प मी। हेल्प मांगना कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता गाइस। हेल्प मांगो, चाहे अब जेंजी हो, मिलेनियल हो या अल्फा जेंजी हो, मदद मांगने से बड़ा फेवर आप अपने आप को नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप कहीं फंस गए हो तो यकीन मानो फंस गए हो। वहाँ से निकलने के लिए मदद मांगना ज़रूरी है। जब आप पीएचडी कर रहे थे या पीएचडी जब आपने कंप्लीट किया, तो आपकी रिसर्च में से क्या ऐसा था जिसने आपको सबसे ज़्यादा मूव किया? ऑब्वियसली नई चीज़ें पता लगी होंगी। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं कहानी को और वहाँ जाते हैं और पता लगते हैं कि क्या क्या ऐसा जिसने आपको डीपली मूव किया हो। देखो देर आर 2-3 थिंग्स, ठीक है। एक तो था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मुझे नहीं पता थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो था प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको ना किसी के माइंड को फीड करना है दैट यू आर गुड, ओके, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, ठीक है, यू आर द बेस्ट। तो क्या होता है कि मतलब उस बंदे को ना एक्चुअल में फील होने लग जाता है कि यार मैं ना अच्छा हूँ, मतलब मैं अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो एक्चुअल में अच्छा करने लग जाता है, ठीक है। अब मैंने वो उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट भी किया। अगर मैं पीएचडी की पर्टिकुलरली बात करूँ तो एक्चुअल में लोगों को वायल लगाई गई थी, ठीक है, उन उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ पानी था, ठीक है, सलाइन। या एंड देन वो कैंसर पेशेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने उसको उनको दिया, ठीक है, एंड दे वर रिकवरिंग मच फास्टर देन अदर्स सो दिस इज जिन्होंने। समथिंग दैट द डॉक्टर्स टोल्ड यू? यस, आई मीन मेरे को एक स्टडी, मेरे को ऐसा कुछ किसी ने बताया कि क्योंकि हम लोग थीसिस लिखने में बहुत बिजी हो गए थे, ठीक है, बट देन इंटरेक्शन हो रहा था, बहुत सारे वर्चुअल कॉल्स हो रही थी, ठीक है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे सुपरवाइजर थे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं कनेक्टेड थी, बहुत फैकल्टी थी जो मुझे बता रही थी कि आप अपना, क्योंकि ना दैट इज़ मैंडेटरी थिंग, आपको अपना वो एक सर्वे कंप्लीट करना होता है। उसके बाद मैंने उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है,
इन वन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर मैंने एक मैनेजर, क्योंकि हम तो एचआर है, हमारे पास सबके फीडबैक होते हैं, ठीक है, सब टीम्स के फीडबैक थे, जहाँ पे हमने एक बहुत नेगेटिव फीडबैक वाले मैनेजर को लिया और एक हमने बहुत पॉजिटिव मैनेजर को दिया जिसका फीडबैक बहुत पॉजिटिव था, बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी था वो, ठीक है। अब हमने वो कुछ कुछ उनसे ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जहाँ हमने देखा कि जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बंदा था, जिसने उनके दिमाग में फीड किया हुआ था कि यू आर द बेस्ट, आप अपने एम्प्लॉयज़ के। एग्जैक्टली अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने टीममेट्स को, कि यार तुम बेस्ट हो, तुम जो भी कर रहे हो ना तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब दे वर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट कि उनसे ज़्यादा तो किसी को आता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं था। बट व्हेन आई लुक एट नेगेटिव वाला मैनेजर वाला टीम, दे वर वेरी मच सरप्राइज्ड, क्योंकि उनकी टीम में ना सिर्फ एक ही बंदा एक्टिविटी कर पा रहा था, वो उनका मैनेजर ही था, बाकी सब तो कर ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसा नहीं था, मतलब दे वर प्रीटी क्वालिफाइड, ठीक है, दैट्स वाई दे वर एबल टू कम ओवर हेयर, ज्वाइन एंड वर्क। बट मैंने वो चीज़ एक्चुअल में फील की, और मैंने ये दोनों जगह फील की, ड्यूरिंग माई पीएचडी ऑल्सो, और जब मैंने एक्चुअल में उसको एक्सपीरियंस किया, वो वर्कशॉप कंडक्ट कराई, वो सब कुछ किया, तो मैंने वो भी फील की। तो वो बहुत अमेजिंग एक मेरा एक्सपीरियंस था। शाहरुख खान साहब कहते हैं कि जो बार बार बोलते रहते हैं आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा कौन है, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। तो उनको जितना मैं सुनता हूँ मुझे लगता है कि वो ये इस प्लेसिबो इफेक्ट में मानते हैं, और लोग इसको मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं कि अपने बारे में अच्छी बात करो तो अच्छा होता है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने माइंड को ये कमांड दे रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता, आई एम गुड फॉर नथिंग, तो वो कभी भी आपके लिए काम नहीं करने वाला है। अगर आप अपने आप को ये समझाते हो कि आई नो दिस, आई माइट जस्ट टेक सम टाइम, ठीक है आज मैं हार गया लेकिन कोई बात नहीं, आई डू बेटर टुमारो, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर रहे हो उससे, जो आप शायद नहीं कर रहे थे ऐसा कह के। तो आई डेफिनेटली एग्री विद द फैक्ट दैट प्लेसिबो रियली वर्क्स, और मैं तो बहुत इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ लाइफ में। सो दिस वाज माय फर्स्ट, आई मीन ये बहुत अच्छा था एक एक्सपीरियंस। दूसरा ये था कि यार मतलब वर्क लाइफ बैलेंस, ये टर्म मैंने ना बहुत सुना था, ठीक है, तो मुझे आई वाज वेरी क्यूरियस कि एक्चुअल में ये होता क्या है। बट आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टडीज़ मुझे ये समझ में आया ये एक्चुअल में होता है, ठीक है, बट इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग। ऐसा कोई ना, मतलब कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई स्टडी नहीं है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर ये होगा तो ही आपका वर्क लाइफ बैलेंस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग योर साइकोलॉजिकल वेलबींग, ओके, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद योर प्रोडक्टिविटी। Psychological well-being is directly related to your प्रोडक्टिविटी एट वर्क, productivity. यस। Explain that. So, you have to be mentally, I would say, sound or strong. Okay, you have to train your mind in such a way कि सब कुछ अच्छा है। देखो ये लाइफ है, मतलब हर कुछ तो परफेक्ट सब नहीं कुछ हो तो कभी भी सकता, अच्छा नहीं होगा, कुछ ना नहीं कुछ तो होगा, होगा। अरे नहीं होगा, मैं कहती हूँ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सब कुछ बुरा भी तो नहीं होगा ना। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सब कुछ बुरा ही है, ऐसी तो मुझे नहीं लगता है, मतलब बिल्कुल ही कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाए तो हो जाए, बट ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं, सब कुछ कभी बुरा नहीं होगा, कुछ ना राइट। कुछ तो अच्छा होगा। तो जो कुछ अच्छा है, ठीक है, और कुछ बुरा है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन है, तो उस कॉम्बिनेशन को लेकर आगे बढ़िए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, ठीक है, एंड जस्ट आई थिंक अपने माइंड में एक चीज़ रखिए कि जो भी है, जो भी बैटल, इधर इफ इट इज़ मल्टीपल बैटल्स, ठीक है, आप उसको जीत लोगे। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस के, आप एक एक्सपर्ट हैं, अगर आपको 30 सेकंड बात करनी हो इंडियन वर्कफोर्स से, तो क्या करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे उनको? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, देखो क्या होता है, अगर मैं मेल वर्कर्स की बात करूँ, आपको कभी भी ये प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि देखो आप एक आदमी हो, ठीक है, आपको कमाना ही है, ठीक है, आप भी अनएम्प्लॉयड हो सकते हो, ठीक है, आप भी रेस्ट कर सकते हो, ठीक है, आप भी फेल हो सकते हो। अपने मन में आप कभी भी ऐसे मत लाइए कि, मतलब ना, आई हैव वन फ्रेंड, सॉरी मैं एक इंस्टेंस आपको बताना प्लीज़ चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, ड्यूरिंग कोविड उसने मुझे बोला कि यार मैं ना अपने मतलब आई वाज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, और
रिलेटिवली उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा चला गया, ठीक है, उसकी कंपनी ने कोविड के बाद भी उसको काफ़ी टाइम तक वर्क फ्रॉम होम दिया। तो उसकी वाइफ डॉक्टर है एंड शी गोज़ टू ऑफिस, मतलब ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, क्योंकि मेडिकल लाइन है तो उसको रोज़ जाना पड़ता था। तो वन फाइन डे मतलब ही गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज नेबर, ठीक है, नेबर आता है, उसको पूछता है कि भाभी जी तो जा रही हैं, आप नहीं जा रहे, आपको कोई हेल्प चाहिए, आप अनएम्प्लॉयड हो। तो ही वाज टेलिंग मी कि यार देखो, लुक एट सोशल कंडीशनिंग, कि अभी तो मैं चलो काम कर रहा था, अगर मैं काम नहीं करता, पहली बात तो मुझे एक थोड़ा सा वो स्ट्रेस रहता, क्योंकि मतलब आर माइंड, आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट इंडियन कल्चर, थोड़ा सा वो डिज़ाइन ही ऐसा हो गया है कि भाई अब आप मर्द हो तो आपको तो कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ना मेल स्टाफ से ये कहना चाहती हूँ कि इवन इफ़ यू आर फेलिंग, ठीक है, चाहे आपके पास जॉब नहीं है, आप उस पीरियड को रिजुवनेट करो, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप पहले काम करे थे, आगे भी आपको काम मिलेगा, आप पॉजिटिव रहो, ठीक है, आपको प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, आपकी इफ़ योर स्पाउस इज़ ओके, इट डजेंट मैटर, आई मीन यू शुड थिंक बियॉन्ड जेंडर, आदमी या औरत उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फीमेल्स को मैं बोलूँगी येस इट्स इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, मतलब आपकी मेंटल वेलबींग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब आप अपने आप को उस मोड़ पर लाकर तो मत खड़ा करो जहाँ पे आप, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ एंडिंग अप योर लाइफ, वहाँ तक तो आप मत ही आओ, ठीक है। और प्रायोरिटाइज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला है कि देखो, योर करियर इज़ नॉट मेट्रो का डब्बा, सब कुछ सजा सजाए तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको भी वर्क फोर्स में जाके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, आपके लिए कुछ भी रिजर्व नहीं है। तो दैट्स व्हाट ऑल आई हैव टू से टू आवर वर्क फोर्स। अच्छा, ये तो मेल और फीमेल की बात होगी। जो थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर LGBTQI+ कम्युनिटी से कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उनके लिए क्या मैसेज है, या उनके लिए एक्सेप्टेंस कब आएगी? क्योंकि मैं बहुत सारी हायरिंग्स देखता हूँ। हमने पहले एपिसोड में नाज जोशी से बात की थी और हम ये समझना चाह रहे थे कि हायरिंग्स तो हो जाती हैं कम्युनिटी से, लेकिन उनके लिए एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं है। सो आप कैसे देखते हो इसको? है एक्सेप्टेंस? क्या कर रहा है HR इसके लिए, या हमारे देश में कैसे देखा जा रहा है इसको? बिल्कुल। तो अभिषेक, क्या होता है, जैसे ना ऑर्गेनाइजेशंस आर अप नाउ, अप फॉर हायरिंग देम, ठीक है, बट क्या होता है, उससे पहले ना आपको कुछ पर्टिकुलर तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को। बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन को करनी चाहिए और करनी भी पड़ती है। तो क्या होता है कि उसमें ना कुछ अवेयरनेस सेशंस होते हैं जहाँ पे मैनेजर्स को समझाया जाता है, आपको उनके साथ डील करने के तरीके सीखने पड़ेंगे, ठीक है। जब तक हम लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हम उनको संभालने के तरीके नहीं समझेंगे, ठीक है, मतलब हुआ है पास्ट में, मतलब मेरी टीम के भी पार्ट थे, बहुत बहुत लोग थे, आई हैड पीपल फ्रॉम PWD, ठीक है, ट्रांसजेंडर हायरिंग भी मैंने की है, ठीक है। तो मैंने ना एक्चुअल में वो चीज़ फील की उनके साथ, कि हमारे साथ तो ऐसा होता था कि मतलब मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करूं, तब तो इतना लोग जानते भी नहीं थे, एंड दे वर नॉट अप फॉर हायरिंग देम। मतलब उनको, अगर हम किसी को मैनेजर को बोलते थे कि देखो अब ना हम आपका सेशन रख रहे हैं, वी वांट टू प्रिपेयर यू, तो उनके मन में ना डाउट जाता था, वाई मी ओनली, मेरे से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप HR हो, आप पहले ना अपने यहाँ लेकर आओ, उसके बाद मैं एक्सेप्ट करूँगा, मेरे पे एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है। पीपल यूज टू टेक वेरी नेगेटिव, कि नेगेटिवली, कि यार ये ना मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शायद ये कुछ गलत ही होगा, ठीक है। तो लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रही है, ठीक है, अब क्योंकि लोगों को डेटा देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि यार हायरिंग करना मुश्किल, मतलब आसान है, बट उनको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। तो अब लोग सिस्टमेटिक वे से हायरिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस दी जा रही है, ठीक है, इंसेंटिव्स अलग से दिए जा रहे हैं। इज इट एनी बेटर पहले से? Now it's much better. It's much better. If I compare it from, I mean, last few years, now people are aware, people are receptive, people are accepting. तो क्या मैसेज आप दोगे LGBTQI+ कम्युनिटी को, अगर आपको उनको एक मैसेज देना हो वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़ा हुआ? मैं बस यही मैसेज दूंगी कि थोड़ा सा रिजिलियंस उनको भी लानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ना, क्या होता है कि अगर आप ये सोचो कि हाँ मैं सेंसिटिव हूँ, मतलब मैं डिफरेंट हूँ,
ठीक है। हो सकता है कि सामने वाला मुझे कुछ गलत बोल रहा है, चाहे वो नहीं भी बोल रहा है, बट उनको वो कभी-कभी लगता है कि वो मैसेज गलत आ रहा है। तो थोड़ा-सा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना उनको पड़ेगा, ठीक है? थोड़ी-सी रेज़िलियंस उनको लानी पड़ेगी, ठीक है? अदरवाइज़ नहीं तो थोड़ा बहुत मतलब आई थिंक उनकी सफ़रिंग फिर बढ़ेगी और मुझे लगता नहीं कि फिर वो रिटेंशन बढ़ेगी। आई थिंक इट इज़ अ टू वे जर्नी। अगर उनको भी रेजिलियंस लानी पड़ेगी तो हमको भी एक्सेप्टेंस दिखानी बिल्कुल, पड़ेगी, एक्सेप्टेंस बिल्कुल लानी पड़ेगी। एज एन एम्प्लॉयर, एज अ मैनेजर और एज अ सबॉर्डिनेट ऑल्सो। क्योंकि व्हेन somebody comes after such a trauma, बिकॉज आप जब से पैदा हुए हो तब से आप ट्रॉमा ही देख रहे हो, और अचानक से जब आप एक वर्क प्लेस पे जाते हो, एक सेफ एटमॉस्फेयर पे जाते हो जहाँ पे एक्सेप्टेंस की आपको उम्मीद है क्योंकि उन्होंने आपको हायर किया आउट ऑफ ऑल ऑड्स, उसके बाद अगर वहाँ जाकर भी आपको उस तरह से टीज किया जा रहा है या आपको कुछ कोई कमेंट किया जा रहा है जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो आप टूट जाते हो। बिल्कुल और मैं तो एक मुझे लगता बात है ये दो हुँ। दो धारी तलवार है बिल्कुल। कि क्या होता दोनों है ना तरफ से कि समझना पड़ेगा। अभिषेक क्या होता है कि जब वो वर्क फ़ोर्स में आते हैं ना, पहले तो क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है? पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है? फिर वो बाहर निकलते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, ठीक है? एक बहुत ही उनका एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है? तो फिर वो ना उस शेल से बाहर निकलने की कोशिश करते भी नहीं हैं, क्योंकि वो प्रॉब्ली वो वाला ग्रुप होता है जो उनको अनकंडीशनल तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है। बट जब वो वर्क फोर्स में आते हैं जहाँ पे डाइवर्स उनको चीज़ें दिखती हैं, ठीक है? जहाँ पे हर चीज़ पे तो उनका कंट्रोल नहीं हो सकता, तो फिर वो कहीं ना उनका फिर वो एक प्रेशर बढ़ता है एंड देन दे रन अवे। नहीं, आपकी बात सही है, सब किसी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और सोसाइटी इसी का नाम है कि आप सबको सब तरह बिल्कुल। से जीने दिया जाए, लेकिन सो इन अ नटशेल आई थिंक एवरीबडी शुड हैव दैट मेंटल स्टेबिलिटी। रेस्ट लो, ठीक है? रिजुविनेट करो, गेट अप, गो टू योर वर्क, ठीक है? बी इट बी एनी जेंडर, ठीक है? यू हैव टू कीप ऑन गोइंग, ठीक है? यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। रेस्ट इज़ रिजिलियंस, ठीक है? रेस्ट लेना बुरी बात नहीं है, अनएम्प्लॉयड होना भी बुरी बात नहीं है, ठीक है? एवर चेंजिंग है, आज नहीं है कल होगा, बट अगर आज नहीं है वो कभी नहीं होगा वाली फीलिंग के साथ जियोगे तो मुझे लगता है फिर हमेशा आपको वो मेंटल एक हरासमेंट हमेशा फील होती ही रहेगी, वो कभी वो तो फिर तो वो एंडलेस है। रेस्ट लेना बुरी बात नहीं है, काम करना बुरी बात नहीं है, ज़्यादा काम करना बुरी बात नहीं है, नहीं करना बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट कुछ बुरी बात है ही नहीं। अगर बुरी बात है तो सिर्फ ये है कि आप अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ दें। अगर बुरी बात है तो सिर्फ ये है कि आप गिव अप मार दें। तो गिव अप नहीं मारना है, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, जहाँ तक आज मैं मानवी से बात करके समझा हूँ, कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते रहना है, और बार बार ये कोशिश करनी है, हर बार ये कोशिश करनी है कि कैसे आप कल से बेहतर आज को जिएं और आज से बेहतर कल की प्लानिंग करें। कोशिश यही कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको समझ में आया होगा। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप मानवी से चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डॉक्टर मानवी आपके सवालों के जवाब देंगी, और हम कोशिश करेंगे कि सवाल उन तक पहुंच जाए। यू आर लिसनिंग टू द भोपू वाला शो, ब्रॉट यू बाय लिफिंतिया मोरिंगा। गट क्लीन करेगा भाई, एंटीऑक्सीडेंट है, आपको वेट लॉस में मदद करेगा, और क्या चाहिए लाइफ में। लिफिंतिया मोरिंगा आज ही लेना शुरू कीजिए।